जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। हम बात कर रहे थे प्रमुख राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी के बारे में। और पिछली क्लास में हमने बात की थी उनकी प्रमुख रचनाएं, उनसे संबंधित विशेषताओं और रामचरितमानस के बारे में। आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी की से संबंधित जो और विशेष तथ्य हैं उनकी रचनाओं से संबंधित उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। और सर्दी जो है बहुत पड़ रही है, तो आप जो है अपनी तैयारी करते समय थोड़ा ध्यान भी रखें, क्योंकि तबीयत का थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना। मेरी भी थोड़ी ऐसी हो रही है तबीयत। तो बात करें कि पिछली क्लास में रामचरितमानस में जो चार संवाद जो चार घाट के रूप में मिलते हैं उनके बारे में मैंने आपको लिखवाया था। आज लिखेंगे कि रामचरितमानस का जो है प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो अ, रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष, रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष। आप लोग पूछ रहे थे कि सर 2 दिन से क्लासें क्यों नहीं आई थी। 2 दिन से क्लासेस इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जो है कुछ कारण था, उसकी वजह से मैं घर पे नहीं था, तो बाहर जाना पड़ा मुझे। उस वजह से आपकी क्लासें नहीं आई, वरना आपकी क्लास रेगुलर रहती है। तो रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष है 1574 ईस्वी। ठीक है, 1574 ईस्वी। मैंने आपको जब सामान्य परिचय बताया था तब कहा था कि अगर आपको तुलसीदास जी को जानना है तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, और अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस। तो ये बात विशेष इंपोर्टेंट है। तो लिखेंगे, यदि तुलसीदास के राम को जानना है, के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़े। ठीक है, और यदि तुलसीदास को जानना है तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका पढ़े। क्योंकि विनय पत्रिका में जो है तुलसीदास के जो व्यक्तिगत संघर्ष है उनकी सारी जो जो भी उनके साथ घटित हुआ है सब उन्होंने विनय पत्रिका में कहीं ना कहीं दिखता है। इसलिए विनय पत्रिका ही तुलसीदास को जानने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। बात करें विनय पत्रिका के बारे में, कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। विनय पत्रिका, एक तो ये तुलसीदास की वह रचना है जिसमें तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन पर जो है सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की वह रचना है, तुलसीदास की वह रचना है जिससे तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है। एक पता नहीं किसका कमेंट आया था कि सर जो है आप जो ये यूट्यूब पे निःशुल्क कोर्स करवा रहे हैं, 2-3 दिन पहले कमेंट आया था। जो उससे ये यूट्यूब पे निःशुल्क बैच स्टार्ट किया आपने, तो इसका मूल मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। मतलब आपका वो मुख्य उद्देश्य क्या है, फेमस होना है। तो एक चीज मैं बता दूं कि आज के टाइम पे जैसे कहीं भी निःशुल्क चीजें नहीं मिलती है, और जैसे मैं निःशुल्क कर रहा हूँ, तो इसके पीछे फेमस होने का मोटिव नहीं है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि फेमस होके, एक बार बताओ, अगर मान लो ये यही जो कोर्स है अगर मैं पेड कर लूंगा, भले ही ऐप बनवा के उस पर रख दूंगा, तो लोग लेने वाले खरीदने वाले तो वहां भी लेंगे। ठीक है ना, परचेज करने वाले तो वहां भी कर रहे हैं, और करेंगे भी सही अगर मैं कोर्स इसके ऐसे पेड कोर्स कर देता हूँ तो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना वो बहुत शानदार कंटेंट है। और एक बार जिसने भी जैसे इतनी क्लासें हुई है ना, अब इतनी क्लासें जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अब उन्होंने जो क्लासें वहां देख ली, अब मैं मान लो 1000 2 हजार रुपए का इसे करके पेड कर देता हूँ कि ठीक है यहाँ रेगुलर क्लासें भी नहीं हो पा रही है, और लोगों को भले मैं कितना भी पॉजिटिव रह के चीजें कर रहा हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो नेगेटिव आ ही जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो फेमस होना है या फिर
इनको तो अपने पैसों से मतलब है, कोचिंग कोर्सों से बेचने से मतलब है। मैं जैसे मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वहाँ भी बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं कि सर जो है आपको तो ये नहीं पता है, या फिर यूँ कर रहे हैं, फालतू में ये बातें कर रहे हैं। तुम आप तैयारी करो मत करो। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो ना अभ्यर्थियों तक को बात पहुंचाना जो बहुत असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपके ही कमेंट आते हैं, उन्हीं कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी जैसे कि आज रणनीति के बारे में मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, फिर भी आज ही टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर जो है फर्स्ट ग्रेड की 5 महीने की रणनीति के बारे में वीडियो बनाइए। और हर तीसरे दिन आता है कि सर एग्जाम डेट का तो अब फिक्स हो गया, वरना एग्जाम डेट को लेकर तीसरे दिन एग्जाम कब होगा। अब इन चीजों को लेके जो है हम मैं अगर नहीं बताऊंगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं तो चलो मेरा एक उद्देश्य ये होता है कि चलो इनका रिप्लाई किया जाए। फिर भी वहाँ नकारात्मकता, तो कई बार तो मेरे मन में भी आता है कि चलो जो कोर्स मैं यहाँ निःशुल्क करवा रहा हूँ इसको पेड ही कर देते हैं। ठीक है, क्यों इतनी मेहनत करें अपन। ठीक है, वैसे जैसे मान लो यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब पे तो मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट संबंधित वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो मैंने वादा किया है निःशुल्क कोर्स का वो कंप्लीट करवाऊँ। बाकी अगर ये कोर्स मैं पेड भी रख दूंगा ना, तो ये कोर्स वहाँ भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गंभीर रूप से तैयारी कर रही हैं, और 1100 रुपए की फीस रख के, 2000 रुपए की फीस रख के वहाँ पेड कर दूंगा पूरा कोर्स। तो वहाँ भी पूरे के पूरे सारे अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हिंदी के अभ्यर्थी वहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन मेरा ये कि चलो ठीक है, सबको जो तैयारी कर रहा है सबको इस चीज का फायदा मिले, निःशुल्क करवा रहे तो। लेकिन कम से कम ये होना चाहिए कि जब ईमानदारी से कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करे, है ना। ना कि इस तरह की फिर वो व्यक्ति ये हो जाए कि ठीक है यार जिस तरह दुनिया कर रही है हम भी उसी की तरफ चल पड़ते हैं ना। ये होता है कि एक व्यक्ति फ्री करवा रहा है फिर उसको भी उस तरह किया जा रहा है कि फिर ठीक है, वो भी सोचता है कि क्यों नहीं। देखो फायदा मेरा क्या है, मेरा तो फायदा यही है कि अगर मैं पेड कर दूंगा तो मुझे तो कोर्स वहां भी बिक जाएगा, और वहां तो पैसे भी आएंगे। यहाँ कौन से पैसे आ रहे हैं मेरे। ठीक है, अभी बहुत सारे को लगता है कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा होता है, यूट्यूब में जब आप खुद करके देंगे तो यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता। और जो वीडियो क्लासे बनाते हैं, लेक्चर बनते हैं, इसमें 500, 1000, 2000, 4000 व्यूज से कोई पैसा नहीं बनता है। एक बार आप जो खुद अगर इस फील्ड में आए या फिर कोई और आपके मिलने वाला है, उससे बात करके देखें। वह दूसरे वीडियोज होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग वालों, जहाँ इनके हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं, उनके पैसे बनते हैं, इनके कोई पैसे नहीं बन रहे। ठीक है, तो फिर भी ठीक है। तो कई बार आता है कि मैं भी इस चीज को पेड ही कर देता हूँ। ठीक है, पर भाई चलो निःशुल्क कर रहे हैं, करा रहे हैं तो फिर वादा किया तो पूरा करवा देते हैं। तो आप केवल मेहनत करें, इन चीजों पर ना सोचें। आपको जब आपका सारा कोर्स मिल रहा है तो आप उस चीज पर फोकस करें कि ये चीज मिल रही है फ्री में, तो कम से कम इसका फायदा उठाएं, ना कि इसमें कमियां देखें, वो वाली बात है। तो विनय पत्र की बात करें, तुलसीदास की वह रचना जिसे तुलसीदास के जो है व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है। या तो लिख लिया होगा आपने। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, विशुद्ध शांत रस की रचना है ये। क्योंकि ऐसे कमेंट देख के फिर मैं थोड़ा जो है मैं भी पीछे हटने का मन करता है मेरा भी, कि क्यों ना मैं भी फिर इस चीज को बंद ही कर दूं, निःशुल्क कोर्स को। ठीक है, तो रामचरितमानस का जो है प्रकाशन वर्ष है 1514 ईस्वी। यदि तुलसीदास के राम को जानना है तो हमें रामचरितमानस पढ़े, और यदि तुलसीदास को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़े। विनय पत्रिका तुलसीदास की वो रचना है जिसमें उनके व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है, शांत रस की ये रचना है। विनय पत्रिका संबंधित और भी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ भी आगे। और एक चीज ये भी सही होती है, पेड कोर्स रखने का फायदा ये होता है कि जो पैसे देके तैयारी करते हैं ना, वो थोड़ा गंभीर भी होते हैं उन चीज को लेके। फिर मैं हाँ चलो यार, मैंने पैसे दिए, खर्च किए पैसा, फ्री चीज मिल रही है तो उसका लोगों को उतना मोल भी नहीं होता है। ये तो सही है पहले से ही। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि निःशुल्क में अगर कोई चीज मिलती है ना उसका उतना महत्व नहीं होता है। लेकिन जब इंसान पैसा खर्च करता है किसी को, तो फिर उसका मोल भी समझता है कि हाँ यार कितनी मैंने इसके लिए 1000, 2000 रुपये खर्च किए। विनय पत्रिका। इस रचना में देखो, जो कलयुग था, कलिक काल था, उसने तुलसीदास जी को धमकाया था, तो उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। तो लिखेंगे कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि ऐसा उल्लेख मिलता ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार कलिकाल ने साक्षात प्रकट होकर
एक बार कलिकाल ने साक्षात प्रकट होकर तुलसीदास को धमकाया। तुलसीदास को डराया धमकाया। कलिकाल के भय से निस्तारण पाने हेतु तुलसी ने चिट्ठी पत्री या यूं कहे कि अर्जी के रूप में ना, अर्जी के रूप में श्री राम के दरबार में ये रचना लिखकर भेजी थी। ठीक है, विनय पत्रिका श्री राम के दरबार में यह रचना भेजी। तो एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार जो है कलिकाल ने साक्षात प्रकट होकर तुलसीदास को डराया धमकाया था। तो कलिकाल के भय से निस्तारण पाने हेतु तुलसी ने चिट्ठी पत्री या अर्जी के रूप में श्री राम के दरबार में यह रचना भेजी थी। इस रचना की बात करें तो इसमें 279 पद मिलते हैं। इसमें 279 पद मिलते हैं विनय पत्रिका में। ठीक है, 279 पद मिलते हैं। और इसमें ही वह जो पंक्ति आती है, जाके प्रिय न राम बेदेही सो छाड़िए कोटि बेरी यद्यपि परम स्नेही। मीरा के लिए पंक्ति थी, तो यहाँ तक लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये पंक्ति लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार कलिकाल ने साक्षात प्रकट होकर तुलसीदास को डराया धमकाया। कलिकाल के भय से निस्तारण पाने हेतु तुलसी ने चिट्ठी पत्री या अर्जी के रूप में श्री राम के दरबार में यह रचना भेजी। इस पे 279 पद मिलते हैं। ठीक है, तो जाके प्रिय न राम वेदेही। जब मीरा के भक्ति में जो वेदांत हो रहा था उनके परिवार की तरफ से, तभी ये बात सामने आई थी कि जाके प्रिय न राम वेदेही सो छाड़िए सम सो छाड़िए कोटि बेरी सम। वो किस बेरी के समान है ना, कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। प्रश्न बनता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति है मीरा के लिए। ठीक है, विनय पत्रिका में है मीरा के लिए, मीरा के लिए ये पंक्ति है, याद रखना, भूलना नहीं, मीरा के लिए पंक्ति है। आगे बात करें तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसी कृत सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है और पद शैली में रचित है, पद शैली में रचित है। और भाषा की बात कर लेते हैं तो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, भाषा है साहित्यिक साहित्यिक ब्रज भाषा।
ठीक है, या तो लिखेंगे, देखिए सही से दिख रहा है ना आपको। जाके प्रिय न राम वेदेही, सो छाड़े कोटि बेरी समा, यदि परम स्नेही, मीरा के लिए पंक्ति है। और विनय पत्रिका जो है तुलसी कृत सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है, पद्यशैली में रचित है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, उनकी शैलियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लें यहाँ तक, चलते हैं आगे। अब कुछ रचनाएं और उनकी भाषा, उनकी जो शैली है उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं। एक तरफ लिखेंगे रचना और एक तरफ शैली। रचना, शैली। बात करें रामचरितमानस की, तो आप सबको पता है कि रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में रचित है। रामचरित मानस दोहा चौपाई। ठीक है, आगे बात करें तो विनय पत्रिका भी लिखवा दिया, पद्यशैली है। विनय पत्रिका पद्यशैली। ठीक है, और बात करें कि बरवे रामायण जो है वो भी पद्यशैली है। बरवे रामायण भी पद्यशैली। ठीक है, आगे बात करें तो गीतावली। गीतावली की बात करें तो कवित सवैया शैली। ठीक है, कवित सवैया शैली। और बात करें तो कवितावली, कवितावली बात करें तो ये भी कवित सवैया शैली है इसमें भी। ठीक है, कवित है, सवैया है। और अगली बात करें तो दोहावली की दोहा शैली। दोहा शैली, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं और उनकी शैलियां हैं। तो रामचरितमानस की दोहा चौपाई है, विनय पत्रिका की पद है, बरवे रामायण की भी पद है, गीतावली की भी कवि सवैया है, और कवितावली दोहावली की दोहा शैली, कवितावली गीतावली की कवि सवैया शैली है। मैंने आपको क्लास की शुरुआत होने से पहले बताया था कि हनुमान बाहु की जो रचना है उसको रामचंद्र शुक्ल ने तो स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है ना, उसे कवितावली का ही अंतिम हिस्सा माना है। तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि रामचरितमानस जो है दोहा चौपाई शैली में है, विनय पत्रिका पद्य शैली में है, बरवे रामायण भी पद्य शैली में है, गीतावली भी कवित सवैया और कवितावली भी कवित सवैया, दोहावली दोहा शैली में। चलें आगे।
तो हनुमान बाहु के बारे में लिखेंगे, हनुमान बाहुक। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहुक का स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उसे कवितावली का ही अंतिम परिशिष्ट माना गया है। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहु का जो है स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उसे जो है कवितावली का अंतिम परिशिष्ट माना है। ये हनुमान बाहु के बारे में। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी जितने भी तथ्य बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से तैयारी करें, रिविजन करें, और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं आपको। और बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे अब जो है क्विज सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्विज की डेली। तो देखते हैं उसकी भी क्या योजना बनाता हूँ मैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।